डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। आप बहुत सही समय पर आए हैं। जुओं के कारण बच्ची के सिर के स्कल में इन्फेक्शन हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं एक दवाई और एक शैम्पू दे रहा हूँ। इस दवाई को सिर में लगाकर आधा घंटा रखना है और फिर इस शैम्पू से बाल धो लेना है। ऐसा सप्ताह में 3 बार करना है। 1 सप्ताह में आपको रिजल्ट साफ नजर आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। वो तीनों घर आ जाते हैं। दूसरे दिन आरती ने मेधा के सिर पर दवाई लगाई और आधे घंटे बाद उसी शैम्पू से उसके बाल धो दिए। आरती ने सप्ताह में 3 बार ऐसा किया और सचमुच 1 सप्ताह के बाद ही मेधा के बालों से सारे जुएं गायब हो गए। अब ना तो मेधा अपना सर खुजाती और ना ही उसके सिर में दर्द रहता। अब उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। क्लास में कोई उसका मजाक भी नहीं उड़ाता था। मेधा इस बार अपनी क्लास में फर्स्ट आई। मनीषा किसान रामशरण की बेटी थी। वो भोलापुर गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। मनीषा के पिताजी रामशरण का अपना छोटा सा खेत था जिसमें वो खेती करते और अपना अनाज साहूकार को बेचते थे। 11 साल की मनीषा अपने माता पिता के साथ खेती में उनकी मदद भी करती थी। तीनों की मेहनत के कारण उनके खेतों के अनाज काफी अच्छे होते थे। रामशरण का खेत तो काफी उपजाऊ है। अगर ये खेत मुझे मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। साहूकार रामशरण के खेत के कागजात पर धोखे से रामशरण का अंगूठा लगवा लेता है और खेत अपने नाम करवा लेता है। अगले दिन जब रामशरण अपनी पत्नी चंदा और बेटी मनीषा के साथ अपने खेत पर काम करने जाता है तो साहूकार के आदमी उसे खेत में घुसने नहीं देते हैं। कहाँ घुसे जा रहे हो? अपने खेत में जा रहा हूँ। फसल बुआई करनी है। तुम्हें पता नहीं है क्या, ये खेत अब साहूकार का है। तुमने खुद ये खेत उसके नाम किया है। नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी हो, तुम इस खेत में नहीं जा सकते। मालिक का हुक्म है। रामशरण समझ जाता है कि साहूकार ने उसका खेत हड़प लिया है। इसी तरह साहूकार ने गांव के और भी भोले भाले लोगों का खेत हड़प लिया था। गांव के लोग उसे सलाह देते हैं कि उसे थाने में शिकायत करनी चाहिए, लेकिन जब रामशरण थाने जाता है तो दरोगा साहब, साहूकार ने मेरे खेत धोखे से हड़प लिए हैं। मुझे मेरा खेत वापस दिलवा दीजिए। मेरे और मेरे परिवार का गुजारा उसी खेत से चलता है। लेकिन साहूकार रसूखदार था और उसने दारोगा को उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करने के लिए पहले ही पैसे दे दिए थे। तुमने अपनी मर्जी से अपना खेत साहूकार के नाम किया है, अब कुछ नहीं हो सकता। दरोगा रामशरण की बात भी नहीं सुनता है और रामशरण को धमकी देकर थाने से भगा देता है। रामशरण के साथ चंदा और मनीषा भी थाने गए थे। दरोगा की हरकत देखकर मनीषा को बहुत गुस्सा आता है। तीनों घर आ जाते हैं। तू खेत वापस कैसे लेगी बेटी? साहूकार बहुत रसूखदार है। हमारा उससे कोई मुकाबला नहीं है। पिताजी, जैसे दरोगा ने हमें हमारा खेत वापस नहीं दिलवाया, उसी तरह मैं भी दरोगा बनकर अपना खेत वापस लूंगी। मैं खूब पढ़ूंगी और पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगी और गरीबों की मदद करूंगी। ठीक है मेरी बच्ची, तू खूब पढ़ना। रामशरण और चंदा घर चलाने के लिए दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करने लगते हैं और मनीषा खूब मन लगाकर पढ़ने लगी। उस दिन से मनीषा दिन रात मेहनत करने लगी। उसकी मेहनत और लगन देखकर रामशरण और चंदा बहुत खुश हो जाते हैं और उसे पढ़ाई के अलावा कभी कोई दूसरा काम करने के लिए नहीं कहते थे। फिर भी स्कूल से आने के बाद मनीषा अपने माता पिता की मदद करने खेतों में जाया करती थी। बेटी, तू घर जाकर पढ़ाई कर, तुझे खेतों में काम करने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं काम में आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो पैसे मेरी पढ़ाई में काम आएंगे। चंदा, हमारी बेटी बहुत समझदार हो गई है। जो वो करना चाहती है उसे करने दो। चंदा अपने दोनों हाथों से मनीषा की बलाएं लेती है। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। खेत में माता पिता का हाथ बटाने के बाद मनीषा घर जाकर पढ़ाई करने लग जाती है। मनीषा पढ़ाई में इतना डूब जाती कि उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। मनीषा बेटी, खाना खा ले, सिर्फ पढ़ाई ही करती रहेगी क्या? खाना खाना बहुत जरूरी है। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के कारण खेतों में सिंचाई और बुआई का काम नहीं हो पा रहा था। चंदा, इस साल तो लगता है खेत सूखे ही पड़े रहेंगे। गांव में भयंकर सूखा पड़ गया है। हमारा गुजारा कैसे चलेगा जी? हमारी तो रोजी रोटी ही खेतों में काम करने से मिलती है।
फिर मनीषा की पढ़ाई कैसे होगी? माँ पिताजी, क्यों ना हम शहर चले, वहां हमें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन बेटी, बुरे समय में गांव को छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है। लेकिन मुखिया जी भी हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं, हम कर्ज में डूब जाएंगे। मनीषा ठीक कह रही है, हमें शहर जाकर काम ढूंढना चाहिए। लेकिन हम शहर में कहाँ रहेंगे? हमारे पास वहां रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मेरा चचेरा भाई लक्ष्मण वहां रहता है, हम पहले उसके घर चलेंगे, फिर कोई और ठिकाना और काम ढूंढ लेंगे। रामशरण, चंदा और मनीषा अपना सामान लेकर शहर आ जाते हैं। शहर में वे लोग चंदा के चचेरे भाई लक्ष्मण के घर जाते हैं। लक्ष्मण, हम यहाँ काम की तलाश में आए हैं। गांव में सूखा पड़ गया है, खेतों में काम नहीं है। ठीक है, मैं एक सेठ के घर पर काम करता हूँ, मैं उनसे बात करके आप दोनों को वहां काम दिला दूंगा। तब तक आप मेरे घर में आराम से रहो। लक्ष्मण अपने सेठ से बात करके चंदा और रामशरण को वहां काम दिला देता है। चंदा सेठ के घर में साफ सफाई और रामशरण बगीचे की देखभाल करने लगता है। रामशरण मनीषा का नाम एक सरकारी स्कूल में लिखवा देता है। शहर आकर मनीषा बहुत खुश थी। माँ, शहर में रहकर मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकूंगी। यहाँ के शिक्षकों और दूसरे बच्चों से मुझे ज्यादा सीखने को मिलता है। मेरी बच्ची, तू खूब मन लगाकर पढ़ाई कर और अपना सपना पूरा कर। मनीषा खूब मन लगाकर पढ़ने लगती है। धीरे धीरे मनीषा के स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाती है और मनीषा कॉलेज में दाखिला ले लेती है। मनीषा पढ़ने में काफी होनहार थी। शहर आकर उसने इंस्पेक्टर की पढ़ाई और परीक्षा के बारे में पता कर लिया था। उसने बीए की डिग्री भी प्राप्त कर ली और पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरा। परीक्षा की तैयारी के लिए मनीषा शहर की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करती। कुछ दिनों बाद परीक्षा की तारीख भी आ गई। बेटी, दही चीनी खाकर जा, ऐसा करने से सारे काम शुभ होते हैं। अच्छे से परीक्षा देना और बिल्कुल मत घबराना। हाँ। मनीषा चंदा और रामशरण के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और परीक्षा देने के लिए परीक्षा सेंटर पहुंच जाती है। मनीषा परीक्षा देकर घर वापस आ जाती है। परीक्षा कैसी रही बेटी? माँ, परीक्षा तो बहुत अच्छी रही, मैंने सारे प्रश्न हल कर दिए। शाबाश मेरी बच्ची। और कुछ दिनों बाद अखबार में परीक्षा का परिणाम भी आ गया। माँ, पिताजी, इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हो गया है। चंदा और रामशरण खुशी के मारे मनीषा को गले लगा लेते हैं। माँ, बस मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू में भी मेरा सिलेक्शन हो जाए। वहां भी तेरा सिलेक्शन हो जाएगा बेटी, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। मनीषा मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू में भी उत्तीर्ण हो जाती है और अब वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है। इंस्पेक्टर की वर्दी में मनीषा घर आती है, जिसे देखकर चंदा और रामशरण फूले नहीं समाते हैं। रामशरण और चंदा बूढ़े हो चले थे। माँ, पिताजी, अब आप दोनों को काम करने की जरूरत नहीं है। हम अपने गांव चलेंगे और साहूकार से अपनी जमीन वापस लेंगे और उस जमीन पर हम अपने मजदूर रखकर खेती करवाएंगे। मैं शहर में अपनी ड्यूटी करूंगी और आप दोनों हमारा खेत का काम देखना। रामशरण और चंदा गांव चले जाते हैं। घर पहुंचने पर उन दोनों ने देखा कि साहूकार ने उनकी झोपड़ी की जमीन भी हड़प ली थी और वहां अपना नया घर बनवा रहा था। रामशरण शहर में मनीषा को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। आप वहीं रुको, मैं अभी आती हूं। रामशरण अपने पड़ोसी के घर में शरण ले लेता है। दूसरे दिन मनीषा गांव आती है और सीधा साहूकार के घर जाती है। साहूकार का गार्ड एक महिला इंस्पेक्टर को देखकर चौंक जाता है। जी, आप कौन? साहूकार को जल्दी बुलाओ, मेरे पास उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। गार्ड साहूकार को बुलाकर लाता है। कौन है आप? मुझे भूल गए? मैं रामशरण और चंदा की बेटी मनीषा हूं, जिसका खेत और घर तूने हड़प ली। अब चल थाने। मनीषा साहूकार के हाथ में हथकड़ी लगाकर उसे घसीटते हुए गाड़ी में बैठाती है और उसे थाने ले जाती है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा खेत और जमीन दोनों वापस कर दूंगा। वापस तो तुझे करने ही पड़ेंगे, लेकिन गांव के दूसरे लोगों के खेत और जमीन जो तूने हड़पी है वो सब वापस करने पड़ेंगे, नहीं तो धोखाधड़ी और जालसाजी के केस में तू जेल जाएगा। साहूकार हाथ जोड़कर बोलता है। मैं सबका खेत और जमीन वापस कर दूंगा, मुझे जाने दो। लेकिन मनीषा साहूकार की एक नहीं सुनती और उसे जेल भेज देती है। साहूकार रामशरण के अलावा दूसरे ग्रामीणों के खेत और जमीन वापस कर देता है। साहूकार को उसके किए की सजा मिल गई थी
और मनीषा एक मेहनती और ईमानदार इंस्पेक्टर बन गई थी। गांव वाले मनीषा की बहुत इज्जत करते और उसे इंस्पेक्टर बिटिया कहकर बुलाने लगे।